नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी बोर्ड 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहां से गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आपके बन सकता है, ये चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके की पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में समझेंगे। इस चैप्टर के जो लेखक हैं इनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप इस गद्य भाग का आपका पहला चैप्टर है जो कि निबंध विधा में लिखा हुआ है और इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल। यह निबंध जो इनका पृथ्वी पुत्र निबंध का संग्रह है, वहां से ये निबंध उठाया गया है। तो पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से ये निबंध राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है। इसमें लेखक ने राष्ट्र के निर्माण में 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं, जरूरी बताई हैं। वो है भूमि, जन और संस्कृति। तो पूरे राष्ट्र का निर्माण इन 3 चीजों से होता है, भूमि, जन और संस्कृति। इसको समझेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं भूमि की। भूमि क्या है? तो कहा जो ये भूमि जिस पर हम निवास कर रहे हैं, पृथ्वी हमारी, ये आपके देवताओं के द्वारा रचित है और अनंत काल से विद्यमान है। यानी हमें नहीं पता इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट भूमि, पृथ्वी को समझाते हुए कहते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप में सबसे पहला इंपॉर्टेंट तत्व भूमि है, जो कि देवताओं द्वारा रचित है और अनंत काल से विद्यमान है। मानव का कर्तव्य है कि वह भूमि के संरक्षण और समृद्धि पर ध्यान दे। भाई, हमारा निवास स्थान, हमारा घर है पृथ्वी, और अगर हम इसके संरक्षण के लिए और इसकी समृद्धि पर ध्यान नहीं देंगे तो यानी हम अपने घर का ही नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो कहा पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को विकृत होने से बचाना। हम देख रहे हैं वर्तमान में प्रदूषण की समस्या है। ठीक है, आपके जो है मौसम अस्त व्यस्त हो गए। जो प्रॉपर 6 ऋतुएं थी वो हमें दिखाई नहीं पड़ती अब, है ना। कभी अचानक से बहुत गर्मी हो जाती है, कभी अचानक से बहुत ठंड हो जाती है, कभी अचानक से बहुत बारिश। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अनेक जो आपकी मुसीबतें इस वक्त पृथ्वी पर आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने इसका प्राकृतिक स्वरूप नष्ट कर दिया। इस बात को ये बताते हैं। तो यहाँ पर भूमि को, पृथ्वी को यह माता के रूप में स्वीकृत करते हैं कि जैसे छोटा बच्चा अपने माता से पोषण प्राप्त करता है, ऐसे ही मनुष्य जो है वह पृथ्वी से अपना पोषण लेता है। हम पृथ्वी के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये भूमि को माँ के समान सम्मान देने की बात बताते हैं। कहते हैं जो पृथ्वी है ये अमूल्य निधियों से यानी संसाधनों से भरी है। जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ हमें कोयला, हीरे तथा अनेक प्रकार की जो धातुएं हैं वो प्राप्त होती हैं। तो यानी पृथ्वी की गर्भ में छुपी है अमूल्य निधियां यानी संसाधन, जिनसे हम अपना आर्थिक विकास करते हैं, आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। और कहते हैं इसे हमें जानना चाहिए। साथ ही जलचर और पृथ्वी पर मनुष्य का एकाधिकार नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले, जल में रहने वाले जो जलचर हैं और जो रत्नों की संपदा है, उनका भी मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो उनके प्रति भी संवेदनशील। पृथ्वी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि पृथ्वी जो कि समस्त राष्ट्र की विचारधारा का आधार। जब मैं अपने आप को पृथ्वी के इस महत्व को समझती हूँ कि पृथ्वी मेरी माँ के समान है, मेरा पोषण कर रही है, तो ऐसे में मैं अपने राष्ट्र के साथ जुड़ती हूँ। तो यह पूरी राष्ट्रीय विचारधारा का जो आधार है वो पृथ्वी है। इसके भौतिक स्वरूप, इसकी उपयोगिता और उसके सौंदर्य को पहचानने की बात यहाँ पर लेखक कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कहते हैं पृथ्वी हो और इस पर रहने वाले मनुष्य ही ना हो। तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह जन को बताते हैं। कहते हैं भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव ही नहीं है। राष्ट्र का निर्माण ही पृथ्वी पर रहने वाला जो मनुष्य है इसके कारण हो पाता है। भूमि और जन के यानी पृथ्वी और इस पर रहने वाले लोगों के सम्मिलन से राष्ट्र की परिकल्पना, राष्ट्र का स्वरूप संभव होता है। पृथ्वी को माता मानकर जन को यानी मनुष्य को अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। और समानता का भाव, कहा जिस प्रकार माता की अगर 4 संतान है तो वो सभी चारों को समान मानती है और एक समान तरीके से उनका पोषण देती है, बिल्कुल इसी प्रकार पृथ्वी के संसाधनों पर सभी मनुष्यों का समान अधिकार है। कोई गांव से रह रहा है, कोई शहर में है, कोई अमेरिका का है, कोई श्रीलंका का है, कोई भारत का है, सभी व्यक्ति का पृथ्वी पर जो रह रहे हैं उसका पृथ्वी के संसाधनों पर एक समान अधिकार है और पृथ्वी सभी को एक समान सुविधाएं देती है। जाति, धर्म, समुदाय के भेदभावों से उठकर मातृभूमि के प्रति हमें प्रेम करना चाहिए। हम जैसे आपके माता के लिए सभी बच्चे समान हैं, तो ऐसे ही आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, समुदाय के, किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, पृथ्वी की नज़र में, मातृभूमि की नज़र में आप एक ही हैं। तो आपको भी उसी एकाधिकार और उसी समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान। राष्ट्र, पूरा राष्ट्र को हम अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना
खाना खाया, खाना मेरे पूरे शरीर में तो लगा लेकिन एक पैर को पोषण नहीं मिल पाया, तो वो पैर कमज़ोर रह जाएगा। ऐसे ही राष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सभी लोग शामिल हैं। अगर हम शहरों में बहुत ज़्यादा संसाधन दे दें और गाँव में ना दें तो ऐसे में गाँव का व्यक्ति कमज़ोर रह जाएगा और गाँव का व्यक्ति कमज़ोर रह जाएगा, यानी पूरा राष्ट्र कमज़ोर रह जाएगा। इसीलिए राष्ट्र की प्रगति के लिए हमें हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर देने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति में सभी नागरिकों का बराबर योगदान है। राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं कि निजी स्वार्थ और संकीर्णता को छोड़कर हमें उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल अपने बारे में नहीं, हमें सभी के बारे में सोचना चाहिए। एक भी नागरिक अगर पीछे छूटता है तो पूरे राष्ट्र की प्रगति में बाधा पैदा होती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति को राष्ट्र का मस्तिष्क, जैसे मेरा पूरा शरीर ठीक काम कर रहा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा तो फिर मेरा जीवन बेकार, मैं पागल कहलाऊंगी, है ना, क्या क्या पागल जा रही है। तो यानी मस्तिष्क का काम करना जरूरी है। तो सभी लोगों को आपस में एक सूत्र में बांधने वाली होती है संस्कृति। संस्कृति है हम किस प्रकार का पहनावा है, खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, ठीक है, विचार है, ये सब संस्कृति का अंग होते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, हम कहते हैं भारतीय संस्कृति का खान पान ये है, भाषा ये है, रहन सहन ये है। पश्चिमी संस्कृति का खान पान, भाषा, रहन सहन अलग होती है। तो संस्कृति जो आपके जब मनुष्य है उनको आपस में जोड़कर रखने का कार्य करती है। तो संस्कृति को यहाँ पर ये मस्तिष्क मानते हैं। कहते हैं भूमि और जन के साथ संस्कृति का संबंध अटूट है, यानी ये तीनों मिलकर राष्ट्र बनते हैं और भूमि और जन भी आपस में इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति, हमारा खान पान, रहन सहन, हमारे विचार जितने उन्नत होंगे, जितने ऊंचे होंगे, उतना ही हमारा राष्ट्र भी उतना ही ऊंची दिशा में प्रगति करेगा। तो हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे जो लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, इससे हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके विचार, उनका जो भी आपके सोचने का तरीका था, उनका जो ज्ञान है वो हम तक पहुंचता है। तो लोकगीत और लोक कथाएं भी आपकी संस्कृति का हमें परिचय देती हैं। इससे सभ्यता और संस्कृति की वास्तविक पहचान होती है। जैसे भारतीय संस्कृति को अगर समझना हो तो हम अपने पुराने लोकगीतों को, लोक कथाओं को समझते हैं। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को समझना हो तो उनके वहाँ क्या क्या गीत गाए जाते हैं, कैसी लोक कथाएं मौजूद है, उससे हमें उनकी संस्कृति का परिचय मिलता है। तो ऐसे में आपको प्रेम और भाईचारे वाली जो संस्कृति है, राष्ट्रीयता है, इस पर ये बल देते हैं और कहते हैं हर जाति अपनी विशिष्टता से संस्कृति को समृद्ध करते हैं। जरूरी नहीं, जैसे जंगल में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं लेकिन सब एक साथ बढ़ते हैं, आगे जो है अपना विकास करते हैं, ऐसे ही समाज में भी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हो सकते हैं। इन सबको मिलकर आपके संस्कृति का अंग बनते हुए विकास मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों का एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्रीय एकता के लिए भूमि, जन और संस्कृति को आपसी सामंजस्य, इनके आपसी तालमेल को बिठाने की बात कही है। तो अंततः हम कह सकते हैं इस निबंध में राष्ट्रीय स्वरूप की नींव के रूप में भूमि का संरक्षण, जन में लोगों में समानता का भाव और संस्कृति का विकास, ये तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई है। अंततः भूमि, जन और संस्कृति के पारस्परिक तालमेल, इनके समन्वय से ही एक मजबूत, सशक्त यानी मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा हुआ राष्ट्र का स्वरूप निबंध था, जिसको आपने इस छोटी सी वीडियो में पूरे चैप्टर की समरी समझ ली है। अब इसके बाद जब आप खुद से चैप्टर किताब से पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। इसी तरीके की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए RW ट्यूशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। नमस्कार।